नमस्कार विद्यार्थियों। तो लीजिए हम अपने अध्ययन को क्रमबद्ध बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अध्ययन बिंदु आता है भारत में पशु संसाधन की कमजोर स्थिति के कारणों का अध्ययन करते हैं। भारत में पशु संसाधन की कमजोर स्थिति के कारण की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके संदर्भ में बताना है कि भारत में विश्व का लगभग 20% पशुधन पाला जाता है। पशुधन पाला जाता है और ध्यान रखिए कि भारत में पशुओं के द्वारा लगभग विश्व का लगभग 18% दूध उत्पादन किया जाता है। विद्यार्थियों, यहां सिद्ध हो रहा है कि विश्व का 20% पशुधन पाला जाता है। पशुधन तो अधिक पाला जा रहा है 20%, लेकिन विश्व का केवल 18% ही दूध उत्पादन हो रहा है। यानी दूध उत्पादन कम हो रहा है, पशुधन अधिक पाला जा रहा है। इन आंकड़ों से, इन तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि भारत में पशुधन की स्थिति कमजोर है। अब स्थिति कमजोर होने के कौन कौन से कारण हैं? तो भारत में पशुधन की स्थिति कमजोर होने के प्रमुख कारणों में आता है सबसे पहले पौष्टिक आहार व चारे का अभाव। नंबर 1, पौष्टिक आहार एवं चारे का अभाव। विद्यार्थियों हमें बताना है कि भारत में पशुओं को सामान्यतः सामान्य चारा डाला जाता है जिसमें पौष्टिकता का अभाव होता है, और वैसे भी भारत में पशु चारे का अभाव है। तो कम भोजन के कारण पशु कमजोर हो जाते हैं। पौष्टिकता के अभाव के कारण भी पशु कमजोर होते चले जाते हैं। विद्यार्थियों, उनकी नस्ल कमजोर होती चली जाती है। भारत में सामान्यतः है कृषि पशुओं के डंठल खिलाए जाते हैं जिनको काटा भी नहीं जाता है। इसके अलावा पशुओं को सामान्यतः खुले में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है, और पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं हो पाने के कारण वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और कम मात्रा में दूध देने लगते हैं। दूसरा कारण है नंबर 2, अच्छे नस्लों का अभाव। विद्यार्थियों, भारत में अच्छी नस्ल के पशु बहुत कम हैं जो अधिक मात्रा में दूध देते हों। ऐसे पशु कम मात्रा में पाले जाते हैं। इसके समाधान के लिए अब भारत सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं आरंभ की हैं ताकि उन्नत नस्ल के पशु तैयार किए जा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे अब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है।
ध्यान रखिए, कुछ भारतीय जो कृषक हैं या पशुपालक हैं, ये लोग पशुओं पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं और अच्छी नस्ल के पशुओं को भी कमजोर श्रेणी में ला देते हैं। नंबर 3, तीसरा कारण है पशुओं की बीमारियां। पशुओं के बीमारियां विद्यार्थियों भारत में ऋतुओं के अनुसार, समय के अनुसार समय समय पर पशुओं में बीमारियां फैलती रहती हैं। जैसे गलघोटू बीमारी है, या भाई मुंह पका है, जहरवाद है, जहरी बुखार है, खुर पका है, खुर पका, मुंह पका, गले घोंटू जैसी बीमारियां आती रहती हैं। इन बीमारियों के कारण भी पशु कमजोर होते रहते हैं और दूध की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। विद्यार्थियों ऐसा इसलिए होता है कि भारत में पशुओं को चढ़ा गला डाल दिया जाता है, चरने के लिए एक जगह बांध दिया जाता है। इन्हें और ये पशु आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे का रोग एक दूसरे के लग जाता है। अब बीमारियां होंगी तो शरीर भी कमजोर होगा और उनके द्वारा जो दूध उत्पादित होता था उसकी मात्रा भी कम होती चली जाती है। विद्यार्थियों और अंतिम कारण यहाँ बताया गया है वह है पशु पालकों की उदासीनता। विद्यार्थियों जो पशुपालक हैं वो पशुओं को एक जगह बांध देते हैं, एक बाड़े में बांध देते हैं और एक जगह ही उनको पानी पिलाया जाता है, एक ही जगह उनको चारा खिलाया जाता है, जिससे वहां पर ये अवशेष छोड़ते हैं तो वहां मच्छर इत्यादि फैल जाते हैं और मच्छरों को वहां से हटाने की उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं पशुपालक और उसके कारण से यहाँ पशुओं को पूरे मच्छर काट देते हैं, जिससे धीरे धीरे पशु कमजोर होने लगते हैं और दुग्ध उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। विद्यार्थियों इसके बाद आता है पशुधन की जो कमजोर स्थिति है इसको दूर करने के उपाय क्या क्या हैं या भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय। विद्यार्थियों जब हम भारत में पशु संसाधन के विकास के उपाय की बात करते हैं तो पशु संसाधन की कमजोर स्थिति के जो कारण हैं हम उसका विवरण कर देंगे तो विकास के उपाय स्वतः ही आ जाते हैं। नंबर 1 पौष्टिक आहार की व्यवस्था। विद्यार्थियों यदि पशुओं के लिए पौष्टिक और पूर्ण आहार की उचित व्यवस्था की जाए या चारागाहों की व्यवस्था की जाए तो पशुओं को उचित मात्रा में आहार उपलब्ध होगा, पौष्टिक
होगी। दूसरा उपाय विद्यार्थियों हम बताएंगे और वह है, अच्छा जैसे मैंने अभी बताया है पौष्टिक आहार की व्यवस्था, इतना ही नहीं, ध्यान रखिए इसमें और बताना है कि हमें उस वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की हुई पौष्टिक घास का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे अल्फाफा घास। ये पौष्टिक घास है, वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की हुई घास है। यदि इस घास को उगाकर इसे काटकर चराया जाए पशुओं को, तो पशु हैं वो बलशाली होंगे, ताकत होगी, तो दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। इसीलिए आज के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो अपने खेतों में हरी चरी डालते हैं और हरी चरी में भी बढ़िया प्रकार की अच्छे किस्म की चरी डालते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ता है विद्यार्थियों। अभी हम दूसरा उपाय बताएंगे और वह है कि भाई नंबर 2 चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग। विद्यार्थियों, यदि भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाए और कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाए, यदि इनको अपना लिया जाए, तो एक तरफ तो उन्नत नस्ल तैयार होगी पशु की, और दूसरी तरफ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसलिए विद्यार्थियों, जो नवीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें मुख्यतः कृत्रिम गर्भाधान है, इस का पशुपालकों को उपयोग करना चाहिए। साथ ही समय समय पर पशुओं की देखभाल की जानी चाहिए। चिकित्सकों को बुलाकर के पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। उनमें जिस चीज की कमी है उससे संबंधित उन्हें दवाई दिलाई जानी चाहिए। अगर कोई बीमारी फैल रही है तो बीमारी का उचित निराकरण समय पर किया जाना चाहिए, ताकि पशुओं में कमजोरी नहीं आए। इसके अलावा नंबर 3 सरकारी नीतियां। विद्यार्थियों, समय समय पर सरकार भी पशु संसाधन को मजबूत बनाने के लिए, पशु संसाधन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नीतियां जारी करती है, जिसमें पशुपालकों को पशुपालन के लिए पशु बीमा चलाती है। इसके अलावा पशुपालकों को सरकारी औषधालयों के द्वारा निःशुल्क दवाइयां दिलाई जाती हैं। समय समय पर बीमारियां जैसे गलघोटू बीमारी आ गई या खुरपकारी बीमारी आ गई, तो ऐसे स्थिति में सरकार स्वयं व्यवस्था करती है और पशुओं को देखने के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर पहुंचते हैं और उनका निराकरण करते हैं, दवाइयां बांटते हैं। उनकी रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम सरकार संचालित करती है। इस गांव-गांव जाकर के ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और वह है नंबर 4 पर पशु पालकों में जागरूकता। विद्यार्थियों, पशुपालक जो हैं उनमें जागरूकता उत्पन्न करना हमारे लिए अनिवार्य है। पशुपालकों को समझाया जाना चाहिए कि अलग अलग पशु को अलग अलग पशु को अलग अलग जगह हम बांधें, अलग अलग जगह उन्हें आहार खिलाएं, अलग अलग उनको पानी पिलाएं, एक ही बर्तन में पानी ना पिलाएं,
ताकि एक दूसरे में बीमारी ना जा सके। मान लीजिए एक पशु बीमार है या उसमें कुछ लक्षण आ गई तो उसके वायरस या बीमारी दूसरे पशु तक ना पहुंच पाए, इसलिए अलग अलग बाड़ा यानी अलग अलग जगह बांधना, अलग अलग जगह उनके चारे की व्यवस्था, अलग अलग पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। समय समय पर पशुओं के बैठने की जगह पर पुरानी मिट्टी को हटाकर नई मिट्टी डालनी चाहिए और उन्हें समय समय पर नहलाना, पानी पिलाना, उचित व्यवस्था होने चाहिए। इस प्रकार से हम पशुपालकों को समझाएं। पशुपालकों में अगर इस प्रकार की जागरूकता आएगी तो जो निम्न नस्ल के पशु हैं उनकी गुणवत्ता भी स्वतः ही बढ़ती चली जाती है, उसके नस्ल में भी सुधार आता चला जाता है और उत्पादन स्वतः ही बढ़ता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से ये है भारत में पशु संसाधन की कमजोर स्थिति के कारण और उनके भारत में विकास के उपाय। ये हमारा अध्ययन बिंदु यहीं पर समाप्त होता है। अगला हमारा अध्ययन बिंदु आएगा विद्यार्थियों वन संसाधन। जय। नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं नए अध्ययन बिंदु पर। नया अध्ययन बिंदु है वन संसाधन। विद्यार्थियों, वन संसाधन से क्या तात्पर्य है, हमें इसका अर्थ बताना है। वन किसको कहते हैं, बात आती है वन की। देखो विद्यार्थियों, एक अपने आप में अकेला वृक्ष है। अकेला वृक्ष एक वनस्पति कहला सकती है लेकिन वन नहीं कहला सकता। थोड़ी सी दूर में कहीं घास फूस उगा है, वह वनस्पति कहला सकती है, वन नहीं कहला सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वन होने के लिए बड़ी मात्रा में वनस्पति का होना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन साथ ही उसके लिए विस्तृत भूभाग का होना भी आवश्यक है। एक ही प्रकार के वृक्ष का होना अनिवार्य नहीं है, वृक्षों की विविधता का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से हम वन का अर्थ बता सकते हैं। वन वह विस्तृत क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में विविध प्रकार के वृक्ष होते हैं। उस विस्तृत क्षेत्र को वन संसाधन कहा जाता है। विद्यार्थियों, वन नीति 1952 के अनुसार देश के किसी राज्य के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, अर्थात 1/3 भाग पर वन का होना आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, वन नीति 1952 के अनुसार देश के या किसी राज्य के किसी जिले के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है, ऐसी अनिवार्यता की गई है। विद्यार्थियों बताया गया है 2001 में भारत के कुल
क्षेत्रफल के 19.40% भूभाग पर वन थे। लेकिन जैसे ही वनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, वैसे ही 2015 में भारत में वन क्षेत्रफल हो गया 21.34। 2015 में 21.34% भूभाग पर वन हो गए। तब 2015 में इससे सिद्ध हो रहा है कि भारत में वन क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विद्यार्थियों, इतना पढ़ने के बाद हमें बताना है कि भारत में जो वन है इनका वर्गीकरण, भारतीय वन का वर्गीकरण सामान्यतः 6 भागों में किया जाता है, जिसका वर्णन हम इस प्रकार से करेंगे या जिसका अध्ययन हम एक एक करके इस प्रकार से करेंगे। विद्यार्थियों, तो भारतीय वनों का वर्गीकरण कितने भागों में? 6 भागों में किया गया है, जिसमें एक एक का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहला वन आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विद्यार्थियों, इसे हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से? तो लीजिए, मैं आपको एक एक करके इनके बिंदुओं पर ले चलता हूं। विद्यार्थियों, भारत वन संसाधन। भैया देखिए, आप लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले इनकी विशेषताएं बतानी पड़ेगी। तो लीजिए, विशेषताएं देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, हम ध्यान देंगे तो स्वतः याद रह जाएंगे। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय वनों का विकास वहां होता है जहां वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है और जहां का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास होता है। सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा बिंदु, इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब स्वतः ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे नंबर 2 पर। विद्यार्थियों, ये सिस्टम आपको याद रखना है कि वर्षा की मात्रा जितनी कम होगी, तापमान जितना कम होगा, एक तो जल का भाव, दूसरा तापमान का भाव,
सबसे महत्वपूर्ण जल की बात है। वर्षा जितनी कम मात्रा में होगी, वृक्षों की लंबाई उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वृक्षों की लंबाई बढ़ती हुई चली जाती है। ध्यान रहे, यह वर्षा का सबसे ऊपरी स्तर है, उच्चतर स्तर है। इसलिए यह बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, इसलिए यहां के वृक्षों की लंबाई उतनी ही अधिक पाई जाएगी। तो विद्यार्थी बताएंगे कि यह वर्षा अधिक होती है, अतः यहां इन वनों के वृक्षों की लंबाई 60 मीटर तक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। क्यों? इसका कारण आप देख सकते हैं कि यह वर्षा अधिक मात्रा में होती है। विद्यार्थियों, नंबर तीसरा क्या होता है कि हम 2 मीटर का एक धागा लेते हैं और उसे 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले हम उस सूखे धागे को तोड़कर देखते हैं और उसके बाद दूसरा जो 1 मीटर का टुकड़ा है उसको गीला करके तोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जो गीला करके तोड़ते हैं उसको तोड़ने में कठिनाई महसूस होगी, अधिक ताकत लगानी पड़ती है, अर्थात वो टीढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से इन वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा बहुत अधिक होती है। अधिक वर्षा के कारण इन वनों के वृक्षों की लकड़ी कठोर हो जाती है, अतः इनका कोई भी व्यावसायिक महत्व नहीं रहता है। तो बताएंगे, वृक्षों, इन वनों में वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है, अतः इनका व्यावसायिक महत्व नहीं रहता है। कठोर हो गए तो व्यावसायिक महत्व नहीं होगा, और जब व्यावसायिक महत्व नहीं होगा तो इन वनों को या इन वृक्षों को काटा नहीं जाएगा। तो बताएंगे नंबर 4 पर, इन वनों के वृक्षों की कटाई नहीं होती है, नहीं की जाती है। और जब कटाई नहीं होगी, नए बीज गिरेंगे, नए पौधे उगेंगे। तो एक तरफ तो कटाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ नए बीज गिरेंगे, नए पौधे उगेंगे, तो वृक्षों में सघनता बढ़ती हुई चली जाती है। तो नंबर 5 विशेषता बताएंगे, इन वनों में वृक्षों के मध्य अंतराल कम पाया जाता है, अर्थात सघनता अधिक पाई जाती है। ध्यान रहे, इतना ही नहीं, इन वृक्षों के बीच बीच में लताएं भी उगे आती हैं। जब लताएं उग आती हैं तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एक तो सघनता अधिक है, दूसरी तरफ लताएं उग आती हैं, तो इन वनों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचे पाता है। नंबर 8 बताएंगे विद्यार्थियों, जब इनमें सघनता अधिक होती है तो इन वनों में विशालकाय जीव विचरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन वनों में छोटे व रेंगने वाले जीव अधिक
विद्यार्थियों, यदि हाथी जैसे विशालकाय जीव को इसमें पहुंचा दिया जाएगा तो वह इन वृक्षों के मध्य से निकले नहीं पाएगा, इतनी सघनता पाई जाती है। विद्यार्थियों, नंबर 9 पर हम बताएंगे कि इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इसलिए जब एक प्रजाति के पत्ते झड़ते हैं तो बाकी सभी प्रजाति के पेड़ हरे भरे रहते हैं। तो एक साथ पत्ते नहीं झड़ते सारी प्रजातियां, इसलिए ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम ये विशेषताएं याद रखेंगे, रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र के कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां-कहां पाए जाते हैं। जब क्षेत्रों की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो हम इन विशेषताओं के आधार पर ही क्षेत्र बताएंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां-कहां पाए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये दोनों प्रकार की 28 डिग्री सेल्सियस तापमान भी और वर्षा भी यहां अधिक होती है तटीय क्षेत्रों में। दूसरा हमारा ये पूर्वोत्तर भाग है, यहां पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी। तो भारत के ये दो क्षेत्र हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और जैव विविधता या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से अब हम बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, नंबर 1 तटीय क्षेत्र, जिसमें हम बताएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र इसमें शामिल हैं। नंबर 2 पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में हम बताएंगे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और नंबर 3 क्षेत्र आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के ये क्षेत्र हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। प्रमुख वृक्षों की बात करते हैं तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्षों में शामिल हैं लौह काष्ठ, महोगनी, लौह काष्ठ, महोगनी, गटापार्चा, के अलावा नारियल, बैं, नारियल,
बैं, आम और साग रोनी बांस, साग एवोनी बांस व रबर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ध्यान रखिए, जो तटीय क्षेत्र है इनमें नारियल है, रबड़ है। नारियल, रबड़, आम और नारियल, रबड़, आम और बैं ये तटीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो हमें वृक्षों के नाम याद रखने हैं, क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं और इन वनों की विशेषताएं याद रखनी है विद्यार्थियों। इस प्रकार से हमारा ये एक प्रकार का वन कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे के वनों का अध्ययन करेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।